हेलो एवरीवन, आई वेलकम ऑल यू टू द ज्ञानम। आज हम अपनी सीरीज को कंटिन्यू करेंगे, ठीक है, अपने करंट अफेयर्स को जहाँ से हमने कल छोड़े थे। सो वी विल कंटिन्यू विद दिस एंड एनी सजेशंस जो आप लोगों ने दी हम उसको कैरी ऑन करेंगे, हाईलाइट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। चल आज के क्वेश्चंस को शुरू करते हैं, आज के टॉपिक को शुरू करते हैं। सबसे पहले क्लास नेशनल अचीवमेंट सर्वे 2021-2022 आपके जो डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी रेट है, ठीक है, इसने आपका पहला नेशनल अचीवमेंट सर्वे तैयार किया है क्लास। ये रिपोर्ट आपकी 2021 की है आपके पास, ठीक है। इसके अंदर बेसिकली किया क्या है कि ये सिस्टम चेक कर रहा है इन द कंट्री बाय कंडक्टिंग अ कॉम्प्रहेंसिव इवैल्यूएशन सर्वे ऑफ द चिल्ड्रन लर्निंग कॉम्पिटिटिवनेस एट द क्लास 3, 4, 8, 10 विद द साइकिल ऑफ पीरियड ऑफ 3 ईयर। हमने हर 3-3 साल के गैप, पिछले 3 साल का हिसाब किताब देखा है कि 3rd, 5th, 8th, 10th ग्रेड के बच्चों के अंदर क्या वो कम्पिटिटिवनेस है, क्या हम बच्चों को फ्यूचर रेडी कर पा रहे हैं, ठीक है, क्या हमारा एजुकेशन सिस्टम इतना स्ट्रांग है। अगर मैं इसको स्टेप बाय स्टेप देखता हूँ, अप टू 3rd स्टैंडर्ड, अप टू 5th स्टैंडर्ड, अप टू 8th एंड अप टू 10th स्टैंडर्ड, ठीक है। सो इट अटेम्प्ट्स टू आइडेंटिफाई द लर्निंग गैप्स एंड सजेस्ट द एप्रोप्रिएट रेमेडीज मेजर्स एट द डिफरेंट लेवल। अब हमें देखना है कि जो गैप्स हैं हमारे लर्निंग के, उन्हें कैसे डिफरेंट लेवल्स के ऊपर हम इवेल्युएट कर सकते हैं, उसके ऊपर काम कर सकते हैं, उसको ठीक कर सकते हैं, ठीक है। तो नीति आयोग ने ये पहली रिपोर्ट ने जो डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, उसने इस सर्वे को किया है, ठीक है। तकरीबन सैंपल के तौर पर 34 लाख बच्चों से सैंपल सर्वे लिया गया है, सो दैट हम एक बेटर रिफॉर्म के साथ निकल कर आ सकें और बच्चों के अंदर एक वो जो फ्यूचर कॉम्पिटिटिवनेस होती है, ताकि हम लोग बच्चों को फ्यूचर रेडी बना सकें, उसके ऊपर हम काम कर सकें, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट इज द अपडेटेड आभा ऐप लॉन्च, ठीक है। आपकी जो ऑलरेडी एक स्कीम चल रही है क्लास, दैट इज आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट, दैट इज आभा, ये फुल फॉर्म है आपके आभा की, ठीक है। जो आपके पास पहले स्कीम थी ना क्लास, उसका नाम था NDH नेशनल हेल्थ रिकॉर्ड ऐप, यानी कि पूरे देश का हेल्थ रिकॉर्ड वो रख रही है, एक यूजर इंटरफेस है, ताकि लोगों के बीच में और जो हेल्थ डिपार्टमेंट उसके बीच के गैप को हम लोग कम कर सकें, उसको और अच्छे से इंप्रूव कर सकें। हमें डाटा पता लगता रहता है इस चीज़ के बारे में। तो इस ऐप का नाम चेंज किया गया है, इसे नाम क्या दिया गया है अब, आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट, दैट इज आभा। जस्ट यू हैव टू रिमेंबर दिस नेम, इसमें ज़्यादा और कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। आपको बस ये पूछा जा सकता है कि NDH जो है उसका नाम बदल के अब क्या रख दिया गया है, दैट इज योर आभा, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट, गवर्नमेंट टू सेटअप कॉटन काउंसिल ऑफ इंडिया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्लास। आपकी जो यूनियन गवर्नमेंट है, इसने अनाउंस किया है द फॉर्मेशन ऑफ कॉटन काउंसिल, भारत की पहली कॉटन काउंसिल है, जिसे कॉटन मैन सुरेश भाई कोटक आपके इसको जो है इसको हेड करेंगे। 84 ईयर के हैं आपके सुरेश भाई कोटक। और इस काउंसिल के अंदर हमें देखने को क्या मिल रहा है क्लास की, द काउंसिल हैव अ रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम द वेरियस मिनिस्ट्रीज लाइक टेक्सटाइल, एग्रीकल्चर, कॉटन इंडस्ट्रीज, कॉमर्स, फाइनेंस, इन सबको इकट्ठा कर दिया गया क्लास। कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, कॉटन रिसर्च इंस्टीट्यूट। अभी मैं गैप है क्लास, अभी भी ना हम कॉटन के बहुत बड़े प्रोड्यूसर हैं, अगर हम वर्ल्ड लेवल पर बात करते हैं, और बहुत फाइनेस्ट क्वालिटी का भी प्रोड्यूस करते हैं, बट स्टिल वी लैग बिहाइंड। अब उस गैप्स को कम करने, गैप्स हमें कहां से पता लगे, क्या एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में प्रॉब्लम है या फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हैं हमें, ठीक है, रिसर्च में कुछ प्रॉब्लम्स है, बायर्स और सेलर्स के बीच में गैप दिखता है, तो उन सब चीज़ों को टैकल आउट किया जाएगा। ये फर्स्ट काउंसिल ऑफ कॉटन है भारत की, जिसे हेड करेंगे सुरेश भाई कोटक, ठीक है। तो मोटिव यही रहेगा कि ये किस तरीके से इसको हाईली और रेप्यूटेड इंडस्ट्री बना सकते हैं, बहुत बड़े मास लेवल पर ये भारत में एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट करती है, तो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट फर्म फॉर अस पीपल, ठीक है। तो इसको और बेहतर रिफॉर्म करने के लिए इस काउंसिल का क्या किया गया है, निर्माण किया गया है, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट देखते हैं आपके पास, नीति आयोग लॉन्चेस NDA प्लेटफॉर्म, ठीक है। NDA है आपका द नेशनल डाटा एनालिटिक प्लेटफॉर्म, ये 13 मई को आपका लॉन्च किया गया है क्लास। चक्कर ये है कि भारत का जो डायस्पोरा है बहुत बड़ा है। अगर मैं भारत की बात करता हूँ एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से, वी आर वेरी लार्ज, है ना। अब इनका इतना सारा डाटा होता है जो यूजर्स को चाहिए होता है, तो अब उसको सर्च करना, मर्ज करना, विजुअलाइज करना, डाउनलोड करना इजी प्रोसेस होगा। जैसे मुझे बजट पढ़ना है, मैं क्या करूंगा, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की साइट पे जाऊंगा, उसको डाउनलोड करूंगा, देन आई विल हैव अ डिटेल।
बट ऐसा नहीं होना चाहिए यार एक पोर्टल हो जिसपे मैं किसी मिनिस्ट्री पर ना जाऊं, एक ही पोर्टल पे मुझे सब कुछ मिल जाए, एक ही पोर्टल पे लिंक हो एंड आई गॉट ईच एंड एवरीथिंग। तो ये सारा डाटाबेस आपका एक्सेस किया जाएगा, उसे पब्लिश करने के लिए एक सिंगल प्लेटफॉर्म रखा जाएगा जिसे नाम क्या दिया गया है, नेशनल डाटा एंड एनालिटिकल प्लेटफॉर्म। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास है रेलटेल लॉन्चेस पीएम वानी स्कीम। ठीक है, पीएम वानी की फुल फॉर्म क्या है क्लास, सबसे पहले तो यही पता होना चाहिए, प्राइम मिनिस्टर वाईफाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस। ठीक है, इसका प्राइम मोटिव यह है कि अभी फिलहाल ये भारत में तकरीबन 100 रेलवे स्टेशन के ऊपर वाईफाई फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा है। आने वाले टाइम में आपकी गवर्नमेंट चाहती है कि जैसे इंटरनेट पर सबका अधिकार है, ये तकरीबन हर जगह पहुंच जाए। तो अगस्त 2022 बेसिकली जून 2022 तक ये इसका टारगेट है कि ये 6102 रेलवे स्टेशन के ऊपर तकरीबन 1800 से ज़्यादा हॉटस्पॉट्स लगाए और हमें क्या प्रोवाइड करवाए, आपके पास दिस वाईफाई शुड बी प्रोवाइडेड टू अस, और ये जो गैप है इस गैप को भी हम कम कर सकें। तो दिस इज द स्कीम दैट हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड। ठीक है, पीएम वानी स्कीम। ठीक है, चल नेक्स्ट, ONDC टू कंडक्ट सपोर्ट फॉर द स्मॉल बिजनेस दैट इज ओपन नेटवर्क फॉर द डिजिटल कॉमर्स। ठीक है, ये अपने आप में एक इनिशिएटिव है क्लास जो सेंट्रलाइज करेगी डिजिटल कॉमर्स को। ठीक है, 29 अप्रैल बेंगलुरु में हुआ था। एक्चुअली क्या है क्लास, देयर इज अ गैप बिटवीन द बायर्स एंड सेलर्स, जिसकी मैं अभी भी आपके कॉटन वाले केस में भी बात कर रहा हूं। अब बिजनेस को बढ़ाने के लिए हमें क्या चाहिए, हमें सेलर्स चाहिए, बायर्स चाहिए, हम तो सेलर है ही, हमें बायर्स चाहिए। अगर बायर हमारे तक नहीं पहुंचता है तो हमें पहुंचना पड़ेगा। जैसे हम देखते हैं कि बहुत सारे छोटे छोटे रेस्टोरेंट्स हमारे स्विगी जोमेटो से कनेक्टेड है ना। हमें नहीं मालूम था यार, एक शहर में रहते हुए हमें मालूम नहीं होता कि यहाँ पर कुछ ऐसा बनता है। तो वो गैप कम करती हैं ऐसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स। तो इसी तरीके से इस स्मॉल बिजनेसेस लाइक स्मॉल रेस्टोरेंट, किराना स्टोर, रेस्टोरेंट, स्मॉल मीडियम सेलर्स विल बी एबल टू फाइंड टू डू द बिजनेसेस। इस बिजनेस को एक्सपैंड करने के लिए आपको क्या दिया गया है, ये एक ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स लॉन्च किया गया आपके पास। ठीक है, चलो नेक्स्ट न्यूज की तरफ बढ़ते हैं क्लास। नेशनल यूथ पॉलिसी, आपकी गवर्नमेंट ने एक ड्राफ्ट तैयार किया है क्लास। ठीक है, इट हैव प्रिपेयर्ड अ न्यू ड्राफ्ट फॉर द नेशनल यूथ पॉलिसी। 2030 में हम अपने युवाओं को कैसे देखते हैं, उनके लिए हमें किस किस सेक्टर में काम करने की जरूरत है ताकि इनका भविष्य सिक्योर हो सके, फ्यूचर रेडी रह सकें। तो एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, एंटरप्रेन्योरशिप, यूथ लीडरशिप, डेवलपमेंट, हेल्थ, फिटनेस, स्पोर्ट्स, सोशल जस्टिस, इन सब के ऊपर काम करना जरूरी है क्लास। इसमें एक ही वर्ड होगा जिसका शायद आपको थोड़ा सा मीनिंग में डिफरेंस ना पता हो, दैट इज सोशल जस्टिस। सामाजिक न्याय क्या है क्लास? सामाजिक न्याय बहुत बड़ी डेफिनेशन है, छोटी नहीं है। जैसे कि मैं आपको एक बहुत छोटा सा एग्जांपल दे देता हूँ, अपॉर्चुनिटी इन द टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। अगर मुझे मैं देखता हूँ कि किसी और वर्ग के इंसान को जल्दी नौकरी मिल जाती है, मैं बैठा हुआ हूँ, सरकारें जॉब्स नहीं निकाल रही हैं या प्राइवेट गवर्नमेंट किसी तरीके की नौकरी नहीं मिल रही, तो एक यूथ आदमी बहुत जल्दी फ्रस्ट्रेट होता है और वो फिर सड़क पे ही मिलता है तुम्हें, बसें फूकता हुआ, ट्रेनें फूकता हुआ, आंदोलन करता हुआ। तो देश की तरक्की में बहुत बड़ा आड़ा हो जाता है ये जब यूथ आदमी वेला हो और वो सड़कों पे मिले। ठीक है, तो सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय हर प्रोस्पेक्ट में, नॉट जस्ट इन द टर्म ऑफ एम्प्लॉयमेंट, लॉ के प्रोस्पेक्ट में, इकोनॉमिकल, फाइनेंशियल, ये सारी चीजें हमें सर्व होनी चाहिए। तो इसको भी मद्देनजर रखा जाएगा जब हम न्यू ड्राफ्ट तैयार करेंगे कि कैसे हम अपने युवाओं को ये सब कुछ आने वाले 10 साल में प्रोवाइड कर सकते हैं। टारगेट इज 2030 बेसिकली। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, अभी सिर्फ क्लास हमें ये देखना है कि जीडीपी का क्या ग्रोथ फोरकास्ट दिया गया है। जैसे कि हमारा जो जीडीपी ग्रोथ स्केल्स अप टू 8.7%। ठीक है, हमें पूरी उम्मीद है कि इस बार जो जीडीपी का ग्रोथ रेट रहेगा वो 8.7% रहेगा। हालांकि इसमें थोड़ा सा नीचे आने की उम्मीद थी क्लास, क्योंकि रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से कुछ इकोनॉमिकल टॉर्माइल्स आपको पूरे दुनिया में देखने को मिल रहे हैं। पूरा यूरोप सफ़र कर रहा है, हम लोग सफ़र कर रहे हैं, इन्फ्लेशन बढ़ रही है, दुनिया में फूड शॉर्टेज हो रही है। तो ये प्रॉब्लम है जिसकी वजह से आपको दिख रहा है कि फोरकास्ट आपका नीचे की तरफ आ रहा है। ऐसी कुछ 2-4 न्यूज़ हम और कवर करेंगे जहाँ पे दिखेगा कि ग्रोथ रेट और जीडीपी वगैरह के जो फैक्टर्स हैं उनको कट दिया गया है। ठीक है, जैसे कि वर्ल्ड बैंक ने भी कहा है कि आपका जो ग्रोथ रेट है इकोनॉमी का, ये आपका पिछली बार के कंपैरिजन में 8% था, अभी हम इसको 7.5 पे लेके चले गए। हमने पहले फोरकास्ट किया था कि वी विल ग्रो एट अ रेट ऑफ 8%, बट अभी ये कॉन्फ्लिक्ट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड चल रहे हैं जिसकी वजह से हमारा रेट कट डाउन किया गया 7.5। क्लास ऐसे क्वेश्चंस आपको ना बैंकिंग में दिखते हैं, बैंकिंग में आपको ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो
थोड़ा सा आपको ये मगअप करना पड़ेगा, ठीक है। स्टैटिक डाटा है, यू हैव टू रिमेंबर इट एनी हाउ। चलिए, जिसके बाद आपकी भारत सरकार ने एमएसपी अनाउंस की है इस बार की खरीफ क्रॉप्स के लिए, ठीक है। तो पैडी, मेज, तूर, मूंग दाल, ठीक है, उड़द दाल, ग्राउंड नट, सनफ्लावर, सीसम, कॉटन, तो इनके लिए आप देख रहे हो तकरीबन हर फील्ड में इंक्रीमेंट किया गया, जिसमें आपकी मूंग दाल और सीसम में बहुत अच्छा ग्रोथ देखने को मिल रहा है। तकरीबन 500 रुपए से ऊपर का ग्रोथ देखने को मिल रहा है इन द टर्म्स ऑफ एमएसपी जो आपको प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है, प्रीवियस रेट के हिसाब से। तो हर जगह इंक्रीमेंट हुआ है, तो इट्स अ गुड साइन, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट न्यूज इंपॉर्टेंट है, यूएस पुशेस चाइना टू द सेकंड प्लेस इन द ट्रेड। अभी क्लास ये न्यूज जियोपॉलिटिकली भी बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। अभी आपके जब जो बाइडेन जी से बात हो रही थी तब पता लगा कि इंडिया और इसके बीच में ट्रेड बढ़ रहा है। तो अभी ये ट्रेड कितना चला जाएगा आपके पास, 119 बिलियंस अगेंस्ट 80 बिलियंस, जो कि 2020-21 में सिर्फ 80 बिलियन का था, अभी बढ़ा दिया गया है। अभी हो क्या रहा है क्लास, हमारे जो एक्सपोर्ट्स हैं चाइना आपके यूएस और अमेरिका के प्रोस्पेक्ट से हमें देखने को मिल रहा है कि एक्सपोर्ट 76.11 बिलियन पे जाएंगे और इंपोर्ट हमारा कितना होगा 43.31। यह है हमारा अमेरिका का सिनेरियो। बट इट कम्स टू द चाइना से हमारा ट्रेड है क्लास 115.42 बिलियंस का, जिसमें आपका जो एक्सपोर्ट है वो सिर्फ 21.25 बिलियन का है और इंपोर्ट कितना 94.16। यार ये एक्सपोर्ट इंपोर्ट में तकरीबन 4 गुना फर्क है क्लास। मतलब अगर मैं चाइना को 25 रुपए में कोई 25 रुपए का सामान बेचता हूँ तो मैं 100 का खरीदता भी हूँ। तो गैप है यार बहुत बड़ा। ये किसी भी इकोनॉमी के लिए नुकसानदेह होता है और मतलब हमारे ट्रेड्स का गैप बहुत बड़ा है देखा जाए तो। अगर मैं यूएस की तरफ देखता हूं तो मुझे दिख रहा है कि मेरे एक्सपोर्ट्स ज़्यादा है, इंपोर्ट कम है। एज एन इंडियन इकोनॉमी मेरे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट प्रोस्पेक्ट है कि मेरे एक्सपोर्ट्स ज़्यादा हो, इंपोर्ट्स कम हो, ठीक है। तो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का, आपके डायमंड्स का, जो आपके फ्रिज्ड श्रिम्प्स होते हैं उनका ट्रेड बहुत अच्छा है हमारा इंडिया के साथ, यूएसए के साथ। सो हम अभी यही लॉन्ग प्रोस्पेक्ट में सोच रहे हैं कि किस तरीके से इस ट्रेड को प्रैक्टिकली में कन्वर्ट किया जा सके। एंड फाइनली वी वांट टू सी कि अमेरिका हमारा फर्स्ट ट्रेड पार्टनर रहे। क्यों? क्योंकि एक्सपोर्ट्स ज़्यादा है। बट ऑन पेपर ये भी देखते हैं कितना होता है। चाइना ने तो इस न्यूज़ को खारिज ही कर दिया था कि किसी भी हालात में चीज़ पॉसिबल नहीं है। चाइना विल ऑलवेज रिमेन एज द बिगेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर ऑफ इंडिया। बट हमारे लिए नुकसान ये है कि हमारे इंपोर्ट ज़्यादा है, एक्सपोर्ट्स कम है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आपकी मोडी जो है इन्वेस्टर सर्विस है पूरे अमेरिका के अंदर, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसने भी जो ग्रोथ रेट है वो पहले 9.1 फोरकास्ट किया था इंडिया के लिए, अभी इसने भी कट मारा है, दैट इज टू द 8.8%, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं आपकी जो WESP है, दैट इज योर वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रोस्पेक्ट। ये वर्ल्ड इकोनॉमिक एंड सोशल अफेयर रिलीज करता है यूएन डिपार्टमेंट। उसने भी कहा है कि इंडिया का जो ग्रोथ रेट है वो 6.4% पे रहेगा, जबकि लास्ट ईयर 8.8% पे था। तो अगेन यू कैन सी द कट इज बिन देयर। फर्दर आपके पास स्टैंडर्ड एंड पुअर्स S&P इन्होंने भी आपके भारत के ग्रोथ रेट को 7.8 से क्या डिक्रीज माना है कि 7.3 के आसपास इंडिया ग्रोथ करेगा, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज इज इंपॉर्टेंट क्लास, आपका जो FDI है वो अभी अब तक का रिकॉर्ड हाईएस्ट रहा है, ठीक है, 83.5 बिलियन लास्ट ईयर फाइनेंशियल ईयर में। इस साल ये और बढ़ेगा क्लास, ठीक है। अगर मैं अगले साल डाटा डेट डिस्कस करता हूँ तो यू विल सी देयर विल बी एन इंक्रीज इन द FDI। तो ये बहुत बड़ा नंबर है, ठीक है। 83.57 का भारत को के देखने को मिला है कि इन्वेस्टमेंट आपकी इतनी आई है FDI के थ्रू, ठीक है। चलिए फर्दर आपकी जो फूड ग्रेन रिकॉर्ड है उसके ऊपर भी बात चल रही है, ठीक है, कि जो फूड प्रोडक्शन है आपकी ग्रेन्स की वो 314.51 मिलियन टन्स की रहेगी इस बार, जो कि पिछले साल के कंपैरिजन में 3.77 मीट्रिक टन्स ज़्यादा है। तो दुनिया में कहीं ना कहीं अभी फूड शॉर्टेज चल रही है, यहाँ हमारा ग्रोथ रिकॉर्ड बन रहा है। पहले फोरकास्ट था कि ग्रेन्स कम होंगे, लेकिन जस्ट न्यूज़ डिफर बिट, ठीक है। तो ये अच्छी न्यूज़ है क्लास की हमारा जो रिकॉर्ड फूड ग्रेन प्रोडक्शन हो रहा है। किसी ज़माने में हम लोग फूड डेफिसिट तक हुए हैं, ठीक है, फूड क्राइसिस तक देखें। आज भारत इतना सेल्फ सस्टेन्ड है कि अपने लिए तो उगाता ही है, दुनिया को भी खाना खिला रहा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, KVIC बिकेम्स द लार्जेस्ट FMCG। बेसिकली जो आपकी खाद्य एंड विलेज इंडस्ट्री है इसने कमाल कर दिया इस बार। इनका टर्नओवर 1 लाख करोड़ रुपए से ऊपर चला गया है, ठीक है। और जितनी भी फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स हैं, यानी कि जिनको आप जल्दी लेके कंज्यूम कर लेते हो, ठीक है, पैकेट फूड्स, ब्रीवरेजेस
ये बहुत फास्ट मूविंग प्रोडक्ट्स होते हैं, आते हैं, बनते हैं और कंज्यूम हो जाते हैं, ठीक है। इसी कैटेगरी में आपकी खादी भी आती है और उस खादी ने इस कैटेगरी को पीछे छोड़ा है और ट्रिमेंडसली 43.20% से ग्रोथ की है पिछले साल के कंपैरिजन में, और 1.15 लाख करोड़ का बिजनेस जो टर्नओवर रहा है इसका इस साल में रहा है, आपको देखने को मिला। तो खादी कमाल कर गई। चलिए फर्दर, आपके अदानी भाई साहब ने अंबुजा सीमेंट और एसीसी का शेयर खरीद लिया है क्लास, ठीक है। स्विस एक कंपनी है जो कि हेल्सन स्टेक्स, इनका अंबुजा सीमेंट में और में शेयर था, जिस शेयर को अभी किसने खरीद लिया, अडानी साहब ने खरीद लिया है तकरीबन 10.5 बिलियन। इंडियन करेंसी में बात करें तो 81,361 करोड़ का ये डाटा है, ये नंबर है, जिसमें इन्होंने स्टेक जो है टेक ओवर किया है। तो अभी अडानी विल बी लिटिल मोर बिगर। और अभी रिसेंट न्यूज़ में था कि इन्होंने बिल गेट्स को पीछे छोड़ा है, क्योंकि बिल गेट्स ने अपने $20 बिलियन डोनेट किए हैं अपनी फाउंडेशन को। तो अभी ही बिकेम द 4th richest पर्सन इन द वर्ल्ड, ठीक है। चलिए, रिलायंस टू फर्स्ट टू क्रॉस 100 बिलियन रेवेन्यू, ये कमाल होगी क्लास। आपके रिलायंस पहली कंपनी बनी है भारत की जिसने एक साल में 100 बिलियन का रेवेन्यू जनरेट किया हो, और 47% का प्रॉफिट था क्लास इसमें से। आप देख सकते हो जिस हिसाब से बंदे के चेहरे पे मुस्कान है, रौनक है, जिस बंदे का बिजनेस 100 बिलियन से ऊपर हुआ हो उसके चेहरे पे मुस्कान आनी ही आनी है, एवर ग्लोइंग पर्सन है, ठीक है। सो मिस्टर अंबानी, फर्स्ट कंपनी बनती है आपकी रिलायंस जो एक साल में 100 बिलियंस का रेवेन्यू जनरेट करती है क्लास, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट इज ओपन बिकम्स द फर्स्ट इंडियाज 100th यूनिकॉर्न। भारत में 100 यूनिकॉर्न हो गए हैं क्लास। फर्स्ट ऑफ ऑल, यूनिकॉर्न्स वो होते हैं क्लास जिनकी वैल्यूएशन, जिस स्टार्टअप की वैल्यूएशन आपके पास $1 बिलियन पे पहुंच जाती है, उसको आप लोग क्या बोलते हो, यूनिकॉर्न बोलते हो। ये नियो बैंकिंग की फील्ड में काम करते हैं क्लास। नियो बैंकिंग इज समथिंग ऑनलाइन बैंकिंग, ठीक है। आपको एक फिनटेक कंपनी है, बेसिकली फाइनेंशियल टेक्निकल कंपनी है, जो आपके बैंकिंग के ऑनलाइन सॉल्यूशंस प्रोवाइड करती है, डिजिटल बैंकिंग आपको प्रोवाइड करती है, ठीक है। आपके ऑनलाइन जो फिजिकल बैंकिंग जो है उससे दूर रखकर आपको ऑनलाइन बैंकिंग आपको सारी फैसिलिटी प्रोवाइड करती है। तो उनके काफ़ी सारे बैंक्स के साथ, काफ़ी सारे एनबीएफसीज के साथ टाई अप हैं। तो दिस बिकेम द फर्स्ट कंपनी टू दिस इज द 100th कंपनी टू बिकम द यूनिकॉर्न ऑफ दिस कंट्री, ठीक है। तो स्टार्टअप्स के लिए गोल्डन पीरियड चल रहा है भारत में, अगर हम लोग देख रहे हैं, ठीक है। ओके, इसके बाद आपकी बैंकिंग की न्यूज़ है। सबसे पहले आपका रेपो रेट, इट इज हाइक बाय 4.90%, 50 बेसिक पॉइंट से इसको बढ़ाया गया है, ठीक है। इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने का तरीका है क्लास, ठीक है। जब आप रेपो रेट बढ़ा देते हो तो मतलब बैंक्स के पास कम अवेलेबिलिटी है लोन की, उनको लोन महंगा मिल रहा है आरबीआई से, अब वो लैंड कम करेंगे, उनके पास पैसा कम है, तो आपको भी आगे कस्टमर को भी लैंड करने के लिए पैसा क्या होगा, कम। आपके पास पैसा कम होगा तो आप खरीदोगे नहीं, यानी कि डिमांड नहीं होगी मार्केट में। डिमांड नहीं होगी तो सप्लाई वाले को रेट नीचे करना पड़ता है। जितनी हमारी परचेसिंग पावर होती है, जितनी ज़्यादा डिमांड होती है, चीज़ें उतनी महंगी बिकती हैं, ठीक है। सप्लाई को मेंटेन रखना है, ऐसा तो सबको देते रहोगे तो सप्लाई चेन खराब हो जाएगी। तो सप्लाई को मेंटेन रखने के लिए आप महंगाई करते हो। तो डिमांड और सप्लाई का बैलेंस महंगाई का आपका फॉर्मूला है। तो अब उसको मेंटेन करने के चक्कर में आपके रेपो रेट्स को बढ़ा दिया गया। अभी ये मोस्ट प्रॉब्ली आगे भी बढ़ेगा, दिसंबर तक बढ़ता रहेगा क्लास। इट विल गोना स्टेबलाइज अराउंड समवेयर 6%, तब जाके कहीं ये इन्फ्लेशन आपकी कंट्रोल में आएगी, जो बढ़ती हुई महंगाई है। बट इट विल टेक द टाइम टिल दिसंबर, अभी 4-5 महीने और हैं, हमें ये देखने को मिलेगा, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट, आरबीआई रेजेस एएफए लिमिट टू ₹15,000, दैट इज एडिशनल फैक्टर फॉर ऑथेंटिफिकेशन। यानी हम लोग देखते हैं ना, जो हमारे फोन्स पे हमारे पेटीएम्स, यूटीएम जो हम यूज करते हैं, उसमें हमें दिखता है कि हम लोगों को नोटिफिकेशंस आती है प्रीपेड पेमेंट्स की। जैसे हमारे रीअकरिंग बिल्स होते हैं, हमारा टेलीफोन का बिल हर महीने आता है, बिजली का बिल हर महीने आ जाता है, तो हम पेमेंट्स करते हैं उससे, तो आपको नोटिफिकेशन में आता रहता है कि आपका बिल आया, वो नया आप पे कीजिए। जब हम रीअकरिंग पे ऑटोमेटिक पेमेंट पे क्लिक करते हैं तो वो अपना बिल अपने आप काटता रहता है, आपके डेबिट करता रहता है। लेकिन इसकी लिमिट सिर्फ 5,000 थी, अब इस लिमिट को बढ़ाकर कितना कर दिया गया है, 15,000, ठीक है। तो मतलब आपके लिए आपकी जो इंटरनेट बैंकिंग है, आपके इंटरनेट सोल्यूशंस को और स्विफ्ट किया जा रहा है और एक्सेसिबल किया जा रहा है। चलिए जी, नेक्स्ट आप यू कैन सी कि आपके क्रेडिट कार्ड भी अब यूपीआई से लिंक होंगे। अभी तक सिर्फ भारत में सिर्फ डेबिट कार्ड ही लिंक थे, ठीक है। तो अभी आपको देखने को मिलेगा
कि भारत में काफ़ी बड़े नंबर यूज़र हैं जो यूपीआई को यूज़ करते हैं। तो अभी सिर्फ क्रेडिट डेबिट कार्ड चलते हैं, तो क्रेडिट कार्ड का इंट्रोडक्शन इज़ अ बिग बूम। और आज की डेट में आप देख रहे हो बहुत पॉपुलर है ये ट्रेंड क्रेडिट कार्ड का यूथ के बीच में। तो इसका सिस्टम आपको हमें देखने को मिलेगा आने वाले समय के अंदर कि आप यूपीआई में अपना नंबर ऐड कर सकते हो क्रेडिट कार्ड का, और उससे आप डायरेक्ट पेमेंट्स कर सकते हो। ठीक है, चलिए जी, नेक्स्ट न्यूज़ इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आईसीआईसी बैंक, एचडीएफसी एंड एनपीसीआई, ये आपके अब भारत के क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर में आ गए हैं क्लास। यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी, माइटी जिसको हम बोलते हैं, उन्होंने कहा है कि बहुत बड़ा डाटाबेस है क्लास इनके पास। आईसीआईसी बैंक, एचडीएफसी बैंक, दे आर द ह्यूज। सो फ्रॉम दैट प्रोस्पेक्ट हमें दिखता है कि दे हैव अ ह्यूज डाटा फॉर द कस्टमर्स। सिमिलरली एनपीसीएल, दैट इज योर नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ लिमिटेड, जिसके थ्रू हम यूपीआई यूज करते हैं, अब तो इंटरनेशनल हो चुका है। अब इसके पास इतना सारा डाटा क्लास, अगर जरा सी भी भूल चूक होती है तो ये डाटा लीक हो जाएगा। और ये डाटा अगर लीक होता है तो एक क्लिक से हमारे अकाउंट साफ हो सकते हैं, पोछा लग सकता है उसके ऊपर 1 मिनट के अंदर अंदर। सो ये क्रिटिकल डाटाज है, इनको सेव रखना, तो इन्फॉर्मेशन को सेव रखना, इसकी प्राइवेसी को मेंटेन करना, इट्स अ बिग 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 टास्क। तो इसको क्रिटिकल यानी कि बहुत इंपॉर्टेंट है, क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन कैटेगरी में इसको डाल दिया गया है। 3 चीज़ों को तो आपको याद रखना है क्लास। ठीक है, नेशनल सेफ्टी का मुद्दा है इसके ऊपर। ठीक है, चलिए, इंडियाज फर्स्ट ऐप बेस्ड पीपीआई कार्ड, दैट इज ओमी कार्ड, बिकेम द फर्स्ट आरबीआई लाइसेंस प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट, जिसके लिए आप पहले से पेमेंट कर सकते हो। तो ऑफर द कैश विड्रॉल यूजिंग रुपे पावर कार्ड्स। अब आप ऑल ओवर इंडिया से ओमनी कार्ड से फ्री एक मतलब आप कैश विड्रॉल कर सकते हो किसी भी बैंक से। और सबसे बड़ी बात है, ये आपको मोबाइल एप्लीकेशन पर कार्ड मिलेगा। ठीक है, जिसके थ्रू आप स्कैनिंग के थ्रू अपने कार्ड पेमेंट्स कर सकते हो, कार्ड कैश निकलवा सकते हो। मजे की बात यह है कि आपको वर्चुअल कार्ड नहीं लेने की जरूरत है, वैसे फिजिकल कार्ड की फैसिलिटी अवेलेबल है, बट आप लेना चाहते हो नहीं लेना चाहते हो, दैट डिपेंड्स। प्रोस्पेक्ट ये क्लास की ना कार्ड चोरी हो पाएगा, ना आपके डाटा लीक हो पाएंगे, ना उसकी क्लोनिंग हो पाएगी, ना कोई आपका पिन चोरी कर सकता है। तो इट्स अ डिजिटली सिक्योर्ड मेथड दैट हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड। ठीक है, तो ओमिक्रोम आपको याद रखना है, ओमिक्रोम सॉरी, वर्ड इज ओमनी कार्ड। ठीक है, ओमनी का मतलब होता है सब जगह चलने वाला, ओमनी पोर्टेंट। ठीक है, सब जगह विद्यमान। ठीक है, चलिए, नेक्स्ट इज आपकी आरबीआई ने कमेटी तैयार की है जो रिव्यू करेगा कस्टमर सर्विसेज को। जो सर्विसेज गैप है कस्टमर्स और बैंकर्स के बीच में, उसे फिल किया जाएगा। ये कमेटी सर्वे करेगी, लूप होल ढूंढेगी कि डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को कैसे इंप्रूव किया जा सकता है, ऑनलाइन बैंकिंग को कैसे इंप्रूव किया जा सकता है, वर्चुअली और नॉन वर्चुअली। अगर हम फिजिकल फॉर्म में बैंक में खड़े हैं तो किस तरीके से सर्विसेज को और इंप्रूव किया जाएगा। ठीक है, हालांकि मेन फोकस टेक्नोलॉजी है, हमें यह ध्यान देना है। ठीक है, चलिए, फर्दर नो नीड ऑफ कार्ड फॉर द एटीएम विड्रॉल। 19 मई से आपके भारत के अंदर जो नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड है और जो कि आपके यूपीआई के साथ चल रही है, ये इंटीग्रेट कर चुकी है। अब स्कैनिंग के थ्रू आप देख सकते हैं, यहाँ इमेज में आपको दिख रहा है एक आदमी स्कैन कोड एटीएम से कर रहा है, अपना स्कैन करके भी सीधा पेमेंट निकलवा सकता है, आपको कार्ड यूज करने की जरूरत नहीं है। तो आपकी जो यूपीआई है वो आपको हेल्प करेगा एटीएम से विड्रॉल करने के विदाउट एनी यूजिंग एनी काइंड ऑफ फिजिकल फॉर्म ऑफ क्रेडिट कार्ड्स और डेबिट कार्ड्स। ठीक है, चलिए क्लास, दिस इज ऑल वी हैव फ्रॉम टुडेज लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में इसको कंटिन्यू करेंगे, आगे की सीरीज को कंप्लीट करेंगे। टिल देन एवरीबॉडी टेक केयर ऑफ योरसेल्फ और फील फ्री टू कमेंट इफ यू हैव एनी सजेशंस, एनी डाउट्स। टिल देन, गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर।